गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में अपना भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक स्वरूप है ना, इसके लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर का सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे, अर्थात सेकेंड लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ की नदी हिमनद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा, हिम मतलब होता है बर्फ, ठीक है, बर्फ की वर्षा होती है। इस वर्षा में हिम धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, ठीक है। धुनी हुई रुई का मतलब ये होता है फुर फुर गिरते हुए हवा में जो है फैलते हुए, ये इस तरीके से बर्फ़ की वर्षा वहाँ पर होती है, हिमपात होती है। किंतु ज़मीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। हिम क्षेत्र से बर्फ़ नीचे की ओर ढाल के सहारे खिसकता रहता है। इस खिसकते हुए बर्फ़ को हम हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे बर्फ़ जमी हो या बर्फ़ से जमी हुई जो नदी होती है उनको कहा जाता है हिमनद या ग्लेशियर। फिर आगे देखिए यहाँ पे, नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर बहता है, अर्थात हिमनद बर्फ़ की नदी है जिसका स्रोत हिम क्षेत्र है। हिमालय में अनेक हिमनद है जिनमें से सबसे बड़ा गंगोत्री है। इसकी जो लंबाई है 32 किलोमीटर है। खुम्बू हिमनद नेपाल की एवरेस्ट क्षेत्र में है। यह पर्वत की चढ़ाई का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनद के बर्फ़ पिघलने लगे हैं और उनकी जो लंबाई जो है वो दिनों दिन कमती होती जा रही है। फिर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी है। कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं, लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक झील थी। एक बार भूकंप के कारण पहाड़ में दरार पड़ने से झील का पानी जो था झेलम नदी में बह निकला। उस प्राचीन झील का अवशेष आज भी डल झील के रूप में मौजूद है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी घाटी में डल झील के किनारे बसी हुई है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख स्थान है, अर्थात केंद्र रहा है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है। डल झील में तैरते नाव के घर, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं, विशेष आकर्षण, ये जो चित्र में दिया हुआ है डल झील में तैरते हाउस बोट, ठीक है, विशेष आकर्षण है। और यह यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग है, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शाल, केसर आदि बनाने की मशीन यहाँ पर या कारखाने स्थापित है। फिर देखते हैं यहाँ पे करेवा, ठीक है। करेवा होता क्या है यहाँ पे, तो जो सीढ़ी नुमा जो खेत होता है उनको बोला जाता है करेवा। सीढ़ी नुमा खेत या सीढ़ी दार जो खेत बनी होती है उनको। तो कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका जो धरातल है तस्तरी नुमा है, जैसा कि हम चित्र 2.5 में देख सकते हैं कि हज़ारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, जिसमें चारों तरफ की पहाड़ियाँ से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था। ये नदी नाले अपने साथ लय अवसाद, मिट्टी, गाद, क्ले आदि को कई सालों तक झील में जमा करते रहे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बाहर निकल गया और इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ीनुमा खेत बनने जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत है। इसे करेवा कहते हैं, जो पहले मैंने बताया, ठीक है। सीढ़ीनुमा जो खेत है उनको करेवा कहा जाता है। यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में इसे उद्रा भी कहते हैं। इस सीढ़ीदार भूमि पर बेशकीमती केसर या जाफरान की खेती होती है। केसर के फूल से वर्तिकाग्र को अलग किया जाता है तथा इसका जो उपयोग की औषधियों के लिए या जायकेदार खाना बनाने के लिए या मसाले के रूप में करते हैं। कश्मीरी केसर जो है विश्व में प्रसिद्ध है।
फिर देखिए यहाँ पे लद्दाख की बात करते हैं तो शीत मरुस्थल का एक गांव है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में। एक शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। यह थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं है बल्कि शुष्क और ठंडा है। पथरीली ज़मीन और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैला बर्फ का सूखा मैदान है जहां बारिश नाम मात्र की होती है अर्थात नहीं के बराबर। आइए लद्दाख निवासी किम के गांव के बारे में जानें। किम का गांव फे है। यह जानकर घाटी में पेंजिया नदी के किनारे पहाड़ी ढाल पर 80 घरों का गांव है। इस गांव में उपजाऊ भूमि पर ही पत्थर गाड़े और ईंटों से बने छोटे छोटे घर मौजूद हैं। इन घरों को खंगपा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो छतें हैं सपाट होती है। सपाट छतों का उपयोग पशुओं का चारा जमा करने के लिए किया जाता है। इस स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी कठोर है कि यहाँ पर लोग मिलजुल कर छोटे छोटे समूह में रहते हैं। किम के गांव में लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं जिसे गोंचा कहते हैं। यहाँ केवल जलवायु ही शुष्क नहीं है बल्कि गांव में पानी की कमी भी है। क्या आप कभी बर्फ़ से जमी हुई नदी पर चले हैं? सर्दी के महीने में गांव के पास पेंजिला नदी जम जाती है। लोग उस पर चलते हैं। नदी के जम जाने से एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का छोटा रास्ता बन जाता है। यहाँ की जीवन की परिस्थितियाँ जो था छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ही भिन्न है। खेती होती है पर खेत छोटे छोटे हैं क्योंकि ज़मीन पथरीली और समतल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग मटर, गोभी, आलू, गेहूँ या बाजरा उगाते हैं जो अधिकांशतः घर में उपयोग होता है, बाजार में नहीं बेचा जाता। ऐसी कृषि जिसमें केवल उतनी ही उपज होती है जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी हो सके, इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, कृषि के प्रकार है। फिर नीचे में दूसरा गांव दिया हुआ उत्तराखंड का एक गांव, पहाड़ी गांव, जिसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की ओर जाने वाली रास्ते से 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है, वारसू। एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क लोगों को इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। इस गांव में केवल 20 से 25 घर होंगे। पहाड़ों पर घर छोटा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि की कमी होने के कारण घर ढलानों पर बनाए जाते हैं, यानी कि ढाली क्षेत्र। ठीक है, अधिकतर घर लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। छत ढलुआ होता है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ ज़्यादा समय तक जमा न रहे। स्लेटों की खपरें, पत्थर की पटाल भी होती है जो स्लेट ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, कुछ घरों की छत सपाट होती है ताकि सर्दियों में मक्का सुखाने अथवा जानवरों को चारा रखने के उपयोग में लाया जा सके। हिमालय पर खेती लायक ज़मीन बहुत कम है, बस चौड़ी घाटियाँ हैं। हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। जहाँ ऐसी ज़मीन मिलती है वहाँ लोगों का जो निवास जो रहता है या बसाहटें जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। वे आप आगे हम लोग अगर देखिए यहाँ पे तो पशुपालन और लोग, ये देखिए जहाँ भेड़ों के लिए पर्याप्त घास मिलती है। वारसू गांव के आसपास के गांवों से जाड़ समुदाय अर्थात गड़रिया के लोग रहते हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है भेड़ व बकरी पालन। प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपरी हिस्सों में रसीली और मुलायम घास उगती है, इसलिए वे लोग अप्रैल के महीने में अपने घर से सभी भेड़ों को चराते हुए चीन की सीमा तक चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा पहाड़ भारत की है और कौन सा चीन की सीमा है। हिमालय की स्थलाकृति, वनस्पति और मौसम के बारे में इनके पास बहुत अनुभव और ज्ञान होता है। इस यात्रा में कई बार इन्हें मौसम की मार भी सहनी पड़ती है, इसलिए वे अपने खाने पीने और रहने के लिए भी सभी सामान साथ लेकर चलते हैं। वे जुलाई अगस्त में नीचे उतरने लगते हैं तथा नवंबर तक अपने घर आ जाते हैं। यहाँ की जो घास जानवरों खासकर भेड़ों के चरने के लिए बहुत उपयुक्त है। पश्चिमी हिमालय में भेड़ मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। ठीक है, भेड़ जो है मांस और ऊन के लिए पाली जाती है, इस कारण भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है वहाँ की। फिर आज देख लेते हैं उद्योग धंधे, है ना। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ़ खूब पड़ती है जिसके पिघलने के कारण छोटे बड़े नदी नाले ढलानों पर तेज़ी से बहते हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है और पहाड़ी नदियों का पानी जो है ढलानों पर पाइपों द्वारा तेज़ी से गिराया जाता है, जिससे पन बिजली की मशीनें भी संचालित होती हैं। हिमालय से चूना पत्थर मिलता है। यहाँ की चूने के पत्थर के उपयोग से सीमेंट के कारखाने लगाए जा रहे हैं।
चूना पत्थर के खदानों और सीमेंट कारखानों में लोगों को रोजगार मिला। सीमेंट की उपलब्धता के कारण पुल, बांध, घर, पनबिजली केंद्र आदि बनाने में आसानी हो गई, परंतु यह काम हिमालय पर्वत के पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं हो पाया है, जिसके कारण चूना खदानों से जमीन का खिसकना, मलबे का जमा होना, उससे जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई है। सीमेंट के कारखानों से सीमेंट की धूल उड़कर चारों ओर छा जाती है। इस धूल से लोगों की सेहत, पेड़ पौधों और फसलों को नुकसान होने लगता है। यहाँ की परंपरागत उद्योग पुराने हस्तशिल्प जैसे हथकरघे से बने कपड़े व शॉल की बुनाई, कसीदाकारी, लकड़ी के तराशे हुए सजावटी सामान आदि। इनके अलावा कागज़ की लुगदी से भी सुंदर डिज़ाइनदार सामान बनाए जाते हैं। ये सब छोटे घरेलू उद्योग हैं। कारखानों में बने माल की बिक्री के कारण ये घरेलू उद्योग खत्म हो रहे थे, पर सरकार द्वारा अब इन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परिणामतः इनका सामान दूर दूर के बाज़ारों में पहुँचने लगे हैं और इनकी जो मांग काफ़ी बढ़ गई है। ये सब अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। हाल के कुछ सालों में फलों के रस निकालने, मुरब्बे, अचार आदि बनाने के छोटे कारखाने भी लगे हैं। इनमें वहाँ पर उगाए जाने वाले फलों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे ही समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पर्यटन। ओके, दैट्स ऑल।